Hello guys and welcome back to my channel. So if you're new to this channel और आपने अगर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है और आप क्लास 12th में हो एंड यू आर स्ट्रगलिंग विद फिजिक्स सब्जेक्ट और आप चाहते हो कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, सो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे बिकॉज टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द डे 22 ऑफ आवर 90 डेज रिविजन, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में आने की है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबको पता है हम लोग जो है क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। सबको पता है किस पैटर्न पे क्वेश्चंस करेंगे, पॉज करेंगे, वीडियो को ट्राई करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद अपने सॉल्यूशन को मैच करेंगे। डायरेक्टली जो है वो सॉल्यूशन देखने का कोई एडवांटेज नहीं है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो हम एक साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मुझे पहला ही वर्ड दिख रहा है हमारे क्वेश्चन का, कैपेसिटर्स। तो दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कैपेसिटेंसेस। तो अब हम लोग रीड करते हैं। दो कैपेसिटर्स दिए हैं हमें, एक हमें दे रखा है 3 माइक्रोफैरेड एंड एक कैपेसिटेंस हमें दे रखा है 6 माइक्रोफैरेड एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपने दो कैपेसिटेंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, वन इज C1, वन इज C2, एंड दे आर कनेक्टेड टू 100 वोल्ट डीसी सोर्स। यानी कि हमने यहाँ पर जो सोर्स दिया है वो सोर्स दिया है 100 वोल्ट, ठीक है। तो हमें पता है ये 100 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा बिकॉज बोथ कैपेसिटेंसेस आर इन सीरीज। बट दोनों के पास जो चार्ज होने वाला है कैपेसिटेंसेस के पास वो होने वाला है सेम, राइट। सो वी नो कि अगर दोनों कैपेसिटेंसेस सीरीज में है तो Q1 इज इक्वल टू Q2 होगा विच इज इक्वल टू Q, एंड दोनों की वोल्टेज बट जो है V1 एंड V2 वो डिफरेंट हो जाएगी। हमें बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन देम। तो हमें पता है कैपेसिटेंसेस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है, दैट इज गिवन बाय 1/2 CV²। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको नहीं याद तो प्लीज इसको एक बारी गो थ्रू कर लेना अपने नोट से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या है, हाफ CV², एंड वी ऑल्सो नो दैट Q इज इक्वल्स टू C × V। तो यहाँ पे हम लोग इसको Q और V के टर्म्स में भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। सो आप कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो फाइंड करने के लिए। बट दोनों के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे दोनों के लिए अच्छा, इसको हम लोग Q और C के टर्म्स में भी लिख सकते हैं सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम V को Q/C सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पर, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बन जाएगा दैट विल बी 1/2 Q² / C, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको एक एक्सप्रेशन याद है तो आप उससे पोटेंशियल एनर्जी को तीनों टर्म्स, तीनों दो अलग अलग और फॉर्मूलाज लिख सकते हो आप पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न हो। फाइन, तो अब जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल लिया चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में। अब चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में क्यों निकाला है मैंने ये एक्सप्रेशन, क्योंकि मुझे पता है दोनों कैपेसिटेंसेस के पास चार्ज इक्वल है। तो इसीलिए अगर मैं चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिखूंगी तो मेरी रेशियो निकालनी बहुत ईजी हो जाएगी। सो सपोज U1 जो है दैट इज 1/2 Q1² / C1 एंड U2 इज इक्वल्स टू हाफ Q2² / C2। इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, हाफ एंड हाफ हमारा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, दोनों में चार्ज बराबर है, ये कैंसिल हो रहा है। तो जो रेशियो आएगी दैट विल बी C2/C1। तो U1/U2 अब हमारे पास आ रहा है C2 हमारे पास है 6 माइक्रोफैरेड। तो इसको कन्वर्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि आंसर जो है वो सेम ही आएगा। सो हमारे पास जो रेशियो आ रही है दैट इज कमिंग आउट 2/1। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2/1, ठीक है। जिस बच्चे का आंसर ऑप्शन सी आया था, वेरी गुड, MCQ क्वेश्चन है, यू विल बी अवॉर्डेड विद 1 मार्क। फाइन, तो आप इसको एक इस तरीके से और भी कर सकते थे कि आप
V1 और V2 की वैल्यू निकालते हैं और इस तरीके से करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वैलिड आंसर। बट आंसर आपके पास जो है वो 2:1 आना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी मेथड से करो, आपका आंसर जो है वो ठीक आना चाहिए। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंसेस। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमें दिख रहा है, इट इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग हर तरीके के क्वेश्चन को डेली रिवाइज करेंगे, ताकि जैसे हमारे पास एग्जाम में मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे उसकी प्रैक्टिस हमें हो, ठीक है। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, आपके यूनिट 1 से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है आपका ये क्वेश्चन। आपको बस देखना है पैराग्राफ में कि उन्होंने जो पैराग्राफ दिया है वो किस टॉपिक से है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जनरली जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें पैराग्राफ में उसका आंसर नहीं होता है। ये इंग्लिश नहीं है, अनसीन पैसेज नहीं है, हमारे पास फिजिक्स है, वहां पे उन्होंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं। तो पैराग्राफ में कभी भी आंसर्स जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है कोई एक आध फॉर्मूला आपके काम का उस पैराग्राफ में गिवन हो जो आप यूज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन का मास दिया है स्मॉल m, पार्ट 1 लिख लेते हैं यहाँ। और चार्ज उसका दिया है आपको स्मॉल e एंड इट फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस h मीटर्स, यानी कि उसकी डिस्टेंस मूव्ड हमें दिया है h इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। यू हैव टू टेल व्हाट इज द टाइम ऑफ द फॉल, हमें बताना है टाइम क्या है फॉल का। तो अब क्योंकि उसने मुझे डिस्टेंस दिया है तो ये एक हिंट है मेरे लिए कि मैं इसके अंदर जो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसके अंदर s यूज होना चाहिए। और ऐसी दो इक्वेशंस है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वन इज दिस, एंड सेकेंड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बट मुझे पता है कि यहाँ तो टाइम है ही नहीं, सिर्फ एक ही इक्वेशन है जो s और t को रिलेट करती है, विच इज दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन है जो s और t को जो है वो रिलेट कर रही है। फाइन। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, u को ले लेंगे 0, इनिशियल वेलोसिटी जो है आपकी y डायरेक्शन में दैट इज 0, h इज इक्वल्स टू हाफ। अब हमें यहां पर एक्सेलरेशन दे ही रखी है क्यू ई बाय एम टी स्क्वायर, तो यहां से जो हमारा फॉर्मूला आएगा 2mh डिवाइडेड बाय क्यू ई अंडर रूट इज माई टाइम। तो कितना टाइम लग रहा है उसको फॉल करने में, 2mh अपॉन q, चार्ज कितना है स्मॉल e। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज अंडर रूट 2h m बाई ई कैपिटल ई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो करने में थोड़ा सा मजा आता है ना, जो ऐसा लगे कि हाँ पहले कर नहीं रखे, बट जब आप ऐसे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करते हो एक बारी बिना सॉल्यूशन देके, तो आपको पता चलता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी कितनी है, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और अब पेपर जो है वो डायरेक्ट आना बंद हो गया है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि जो आपने पढ़ा है वो सीधा सीधा आपका पेपर में आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नाउ दे एक्सपेक्ट कि आपकी कॉन्सेप्ट्स जो है वो कंप्लीटली क्लियर हो, और वो कब कैसे क्लियर होंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर योर कॉन्सेप्ट्स गेट क्लियर, ठीक है। तो आप इन वीडियोस को एज अ टेस्ट ले सकते हो कि क्या मेरे कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग हैं कि मैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आती है तो आप ये चीज सोच के बैठो कि हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे उसी दिन जिस दिन हमने ये वीडियो देखी है। ऐसे नहीं करेंगे कि लटका रहे हैं, उसका कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एस enclosing charge q is phi if the surface area is doubled। अगर हम लोग सरफेस एरिया को डबल करेंगे तो क्या सरफेस एरिया को डबल करने से फ्लक्स पे कोई असर होता है, नहीं। वी नो कि फ्लक्स जो होता है, गॉसेस लॉ ये कहता है कि फ्लक्स जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, चार्ज एनक्लोज्ड पे। तो सरफेस एरिया को डबल करने से फ्लक्स पर कोई असर नहीं होगा, तो इसको तो देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप बिना सोचे समझे जल्दी से ऑप्शन डी को टिक कर दोगे, दैट द फ्लक्स विल नॉट चेंज।
अब अ गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस अ डाइपोल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर एक डाइपोल जो होता है उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम फिक्स डिस्टेंस। अगर एक गॉसियन सरफेस एक डाइपोल को एनक्लोज कर रहा है तो उसमें से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो नेट चार्ज एनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर Q enclosed in the Gaussian surface is zero, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? The flux will become zero. So the correct answer for this third part is zero. ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। Fourth part, in an electric field directed upwards, an electron will experience a force directed। अब मैग्नीट्यूड जो है हमें पता है फोर्स का, वो हमेशा होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है आपके पास। हमें पता है एक नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है मैम? एक नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है या उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है? वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड्स डायरेक्टेड है तो फोर्स कहाँ लगेगा? इट विल बी अ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड E इंटू कैपिटल E। सो दिस इज द ऑप्शन ए। अगेन, न्यूमेरिकल्स नहीं बोलते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, जहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस क्वेश्चन। मतलब जब मैंने ये क्वेश्चन रीड करा था एक्चुअली में 1 मिनट लगेगा आपको कि हाँ कैसे होगा ये क्वेश्चन, इसको सोचने में। ठीक है, तो एक बार ये वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो कंडक्टिंग वायर्स हैं हमारे पास, एक वायर है हमारे पास एक्स, एक वायर है हमारे पास वाई। दोनों का डायामीटर सेम दिया है, मतलब दोनों वायर्स का एरिया सेम दिया है, ए एक्स एंड ए वाई आपस में बराबर हैं, लेकिन ये डिफरेंट मटेरियल से बने हैं एंड दे आर जॉइंड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी। आपने इनको सीरीज में कनेक्ट करा है। अगर नंबर इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स इज ट्वाइस दैट ऑफ नंबर डेंसिटी इन वाई, फाइंड द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टू वायर्स। अब क्यों अच्छा कॉन्सेप्ट है? क्योंकि इसके अंदर आपको एक्चुअली में सोचना पड़ेगा कि हमें ऐसा क्या यूज करना है कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है वो क्या कर सके, रेशियो निकाल सके। तो हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, I is equals to NEAVD, what the relation between current and drift velocity, वो हमने ये पढ़ा था। अब अगर दो वायर सीरीज में कनेक्टेड होती हैं तो क्या उनमें से पास होने वाला करंट भी सेम होता है? यस। सो दैट मीन्स इफ द टू वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक्स एंड वाई आर इन सीरीज, सो आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई, दैट मीन एन एक्स E AX VD for X is equals to NY E area of Y VDY, right? So E and E gets cancelled. We have AX is equals to AY. हमें निकालनी है रेशियो VDX divided by VDY, which will be equals to NY by NX, and NY by NX from this expression, from this equation, it is 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? The ratio of drift velocity is 1/2। This is the answer of this question। ठीक है, आई होप सबसे क्वेश्चन हुआ हो। नहीं हुआ है तो प्लीज इस फॉर्मूला को तो अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में ऐड कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस कर रही हूँ जो मुझे एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसके अंदर आपके पास फिगर दे रखी है दो सर्किट्स की, और दोनों जो है वो कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप के सर्किट्स हैं। When a galvanometer in each arrangement do not show any deflection, obtain the ratio of obtain the ratio R1 by R2। ठीक है, तो जब आपका गैल्वेनोमीटर जो है उसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही है, आपसे पूछा गया है कि R1 by R2 निकालो। ठीक है, तो एक बार जरूर ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज कर कर।
और फिर वापस आएंगे सॉल्यूशन देखने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, दो सर्किट्स हैं, बट यहाँ पे आप कहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सर्किट तो हमने जाना बचाना है, ऐसे सर्किट्स तो हमने करे हैं, बट ऐसे सर्किट्स जो हैं, ये जो सर्किट्स हैं यहाँ पे, ये हमारे जो हैं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि गैल्वेनोमीटर बाहर हो और सेल अंदर। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसी को मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ। ये आपका 6 ओम है, यहाँ आपका 12 ओम है, ये है आपका R2, ये है आपका 8 ओम। अब इन दोनों के अबाउट जो बैटरी लगी है दैट इज 3 वोल्ट, एंड इन दोनों के अबाउट एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है हमने इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस वाले सर्किट को भी इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब सिर्फ यही एक छोटा सा पॉइंट था जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, हमें पता है कि अगर गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो वो तब होता है जब जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, यानी कि P/Q इज इक्वल टू R/S है। तो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो हम अगर पहले सर्किट के लिए ये लगाएं, तो P/Q, Q हमारे को R1 दे रखा है, दिस इज इक्वल टू R विच इज 6 डिवाइडेड बाई S विच इज 9। तो पहले सर्किट के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। दूसरे सर्किट के लिए ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। दूसरे सर्किट के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 12/8 इज इक्वल टू 6/8। यहां से हमें क्या करना है, R1/R2 की रेशियो निकालनी है। तो पहले हम लोग R1 निकाल लेते हैं, 4 × 9 डिवाइड बाई 6। यहाँ पे R2 निकाल लेते हैं हम लोग, 6 × 8 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब R1 और R2 निकाल लिया है हमने, और हमें इसकी रेशियो निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने से पहले ही रेशियो में डाल देना, ताकि चीजें जो है वो इजीली कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। सो 4 × 9 डिवाइडेड बाई 6 × 8, ये 2 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। 4 × 2 इज 8, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 3/2। सो R1/R2 का जो रेशियो है दैट इज कमिंग आउट 3/2 इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका R1/R2 है दैट इज कमिंग आउट 3/2। इतना इजी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। एंड द ओनली ट्रिक इज यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट दिस सर्किट इनटू अ फॉर्म जो आपने पहले पढ़ी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यही देख के गिव अप कर जाएंगे कि ये क्या है, ये तो हमने देखा ही नहीं है कभी, है ना। तो ऐसे गिव अप नहीं करना है, इसीलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाता है, ताकि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आप कर पाओ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एज यूजुअल हम लोग एक डेरिवेशन करते हैं। सो ये डेरिवेशन है आपकी फ्रॉम द टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन, 5 मार्क्स की ये डेरिवेशन डायरेक्ट आएगी, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी डेरिवेशन है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी गई हैं। पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, व्हाई डू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल वायर flowing by themselves not cause any current flowing in the wire। तो इसके अंदर आपको ये एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, जब आपने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर मूविंग रैंडमली। तो वो रैंडमली अगर सारी डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो उसकी जो नेट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का इन एनी डायरेक्शन दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसीलिए दे डू नॉट कॉज एनी करंट, इस वजह से कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे की वर्ड जो है आपका दैट इज रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप की वर्ड लिखोगे ये रैंडमली वाला, तो डायरेक्टली आपको जो है वो फर्स्ट पार्ट के मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बोर्ड्स के अंदर दे लुक फॉर द वर्ड्स, दे लुक फॉर द की वर्ड्स, कि अगर बच्चे ने ये वर्ड लिखा है तो यहाँ पे उसको मार्क्स मिलना है, ठीक है।
सेकेंड पार्ट इज एक्सप्लेन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो यहाँ पे आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है इलेक्ट्रॉन्स की, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है। देन यू हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको डिराइव करनी है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, एंड hence obtain the expression for the current through a conductor। तो यहां से आपको फाइंड करना है I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तो पहले आपको वीडी की वैल्यू निकालनी है एन ई टाउ बाई एम, और फिर यहां से आपको करंट का एक्सप्रेशन निकालना है। सो दिस इज अ कंप्लीट 5 मार्क्स क्वेश्चन। ये आपके 3 और 2 में ऐसे भी आ सकता है कि यहां से लेकर डिराइव द एक्सप्रेशन से लेके यहां तक दे गिव यू अ 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड दे गिव यू अ 2 मार्क्स न्यूमेरिकल, या फिर ये पूरा का पूरा आपका 5 मार्क्स की डेरिवेशन आ सकती है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बहुत कम चीजों को बोलती हूँ कि वो चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आप मान लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये जो है आज की हमारी दिन की रिवीजन। आई होप सबको मजा आया हो क्वेश्चंस करने में। मैंने कोशिश करी है कि मैं हर तरीके के क्वेश्चन को इंक्लूड कर दूं, एमसीक्यू भी करा दूं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लें, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी कर लें, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी कर लें। ठीक है, तो मुझे तो आज की वीडियो में बहुत मजा आया। अगर आपको भी इतना ही मजा आया आज की रिवीजन में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और रिविजन्स के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल, अब तक नहीं करा है तो, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है जब मैं देखती हूँ कि हाँ बच्चे जो हैं उनको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। ठीक है, दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। तो जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हो, जितने आपके फ्रेंड्स हैं जिन जो आप चाहते हो कि उनके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए, ठीक है, तो प्लीज बी अ गुड फ्रेंड, शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलो, सो बाय बाय गाइस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप स्टडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।